मित्रों नमस्कार। बातों बातों में कि आज की श्रृंखला में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक प्रतिभाशाली नृत्यांगना के साथ आपके बीच आ रहे हैं बात करने। कुचिपुड़ी की गुणी आर्टिस्ट जिनका नाम टी लक्ष्मी रेड्डी है, वे इस कार्यक्रम का आज हिस्सा हैं, मेहमान हैं, अतिथि हैं हमारी। और उनके बारे में ये कहा जाता है कि पिछले 20 वर्षों में उन्होंने लगभग 500 से अधिक प्रदर्शन किए हैं और प्रत्येक प्रदर्शन में एक सराहना उनको मिली है, प्रशंसा मिली है। और जिस प्रकार से वे नृत्य को अपने जीवन में साधना के स्तर पर लेती हैं, उनका प्रभाव, उनकी पहचान पूरे देश में है, दुनिया के अन्य देशों में है। मैं आदरणीय बंजरी दीदी को प्रणाम करता हूँ, हरीश भाई का स्वागत करता हूँ, प्रिंस पांडे आपका भी स्वागत करता हूँ। अब ये कैसा हूँ ये बताने का समय यहाँ पर नहीं है। कार्यक्रम में हम लोग एंजॉय करते हैं और टी लक्ष्मी रेड्डी आ चुकी हैं। हम उनसे जुड़ करके उनके जीवन और सृजन को लेकर बात करेंगे। कला पर एक गंभीर संवाद का ये कार्यक्रम है, तो आप पांडे जी इसको ध्यान से सुनिए और आनंद लीजिए उसका। सुरुचि मोहता जी आपका स्वागत है। योगेश जी आपका स्वागत है। नमस्ते सुरुचि जी। कौशल आर्ट आपका स्वागत है। सब मुझे नमस्कार। नमस्ते। हाँ नमस्ते। थोड़ा आपको कैमरा वर्टिकल कर, करती हूँ। हाँ वर्टिकल करना होगा। जी। श्वेता जी आपका भी स्वागत है। सीताराम माधव, सर आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ बिल्कुल, मुझे आपकी आवाज आ रही है। आप मेरी आपको जी मेरी आवाज आ रही है ना? बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैं आपका स्वागत करता हूँ। आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बनी, आपने इस कार्यक्रम में आना स्वीकार किया। थैंक यू सो मच आपको ये सर फॉर बता इनवाइटिंग मी। आपको ये बताना चाहेंगे कि हम लोग मई से शुरू किए हैं और लगभग 130 कलाकार अब तक इस कार्यक्रम का हिस्सा बने हैं। और वनश्री राव जी भी इस कार्यक्रम में आ चुकी हैं। जी जी। और जब मैंने बहुत आपका प्रोफाइल पढ़ा और मुझे बढ़िया सर। मालूम पड़ा कि आपने गुरुजी से शिक्षा ली है, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आपके जी गुरु जी बहुत सर, समर्पित और कला के प्रति बहुत निष्ठावान हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही। हमारे इस कार्यक्रम को देख रही हैं मंजरी सिन्हा जी, हमारी आदरणीय दीदी हैं। और नमस्ते मंजरी मैम। वो बहुत मूर्धन्य और गुणी आर्ट क्रिटिक हैं और उनका विश्लेषण, उनकी दृष्टि कमाल की है। जी सर। आपसे जानना चाहेंगे कि कोरोना काल में आपका समय कैसे व्यतीत हुआ है इस 4 5 6 महीनों में। किस तरह से आपने एक कलाकार को, आपके भीतर के एक कलाकार को अ, बनाए रखा, जगाए रखा, क्या क्या किया, थोड़ा सा हमको बताइए। जी सर, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि आपने मुझे इनवाइट किया इस बातों बातों में। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करते हुए। अम, आपने पूछा कि कोरोना के समय कैसा रहा मेरे लिए, तो
ऑनेस्टली बताऊं तो बहुत बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट रहा है मेरे लिए। क्योंकि जी। मैं एक एमएनसी में काम करती थी, हाँ और हाँ। पिछले 2-3 साल से हम्म 2015 में मैंने इस जॉब को छोड़ दिया था, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा समय देने का मन था डांस के लिए, डांस प्रैक्टिस के लिए। फिर मुझे लगा कि ये समय फिर मेरे पास नहीं आ पाएगा, तो हम्म, यही समय है कि मैं प्रैक्टिस में ज़्यादा हाँ स्पेंड कर पाऊँ। तो मैंने 2015 में अपना जॉब छोड़ा था, तो मुझे पता था कि मुझे फाइनेंशियल क्राइसिस होना है फ्यूचर में, फिर भी मैं तैयार थी उसके लिए। और कोरोना एक ऐसा, कोई भी तैयार नहीं था पूरे दुनिया में। और मेरे लिए भी ये बहुत बड़ा शौक रहा, क्योंकि मैं पार्ट टाइम जॉब करती थी एज ए टीचर इन अ हम्म सोसाइटी स्कूल यहाँ पे दिल्ली में, आंध्रा सोसाइटी स्कूल में मैं काम करती थी। सुबह मैं 1-2 घंटे के लिए वहाँ पे जाके बच्चों को डांस सिखाया, फिर बाकी हम्म पूरा दिन मैं अपने डांस प्रैक्टिस के लिए समय स्पेंड करती थी। और जैसे मैं बाकी चीज़ें भी सीखती थी जो डांस के लिए ज़रूरी है, जैसे कर्नाटक म्यूज़िक है, ये सब। और हम्म तो अभी पिछले 6-7 महीनों से, मार्च मार्च अप्रैल से मेरे को कोई जॉब नहीं है, मतलब मैं जॉबलेस हूँ। कोरोना की ओहो, वजह से गवर्नमेंट ने सैलरीज देना बंद कर दिया, तो एक तरीके से मैं जॉबलेस हो गई। अ, फिर भी मोटिवेशन इधर उधर से ले रही थी, जहाँ से मोटिवेशन मिल सकता है। और मैंने अपना वर्कशॉप्स लेना शुरू किया ऑनलाइन में। और ये हाँ। वर्कशॉप्स का मुझे डाउट था कि मेरे पास कौन सीखेगा। मैं तो मतलब अभी अपकमिंग डांसर ही हूँ, मेरे पास कौन हम्म सीखेगा। बट इतना हम्म सरप्राइज था मेरे लिए कि इतने सारे स्टूडेंट्स मेरे को मिले इस वर्कशॉप के जरिए। हम्म बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, मतलब जो बाहर के हम्म कंट्रीज में रहते हैं, यूएसए, सिंगापुर, यूके, बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे को मिले हैं, जो कि मेरे से सिर्फ एक नंबर सीख के उन्होंने बंद नहीं कर दिया, मेरे से बार बार सीख रहे हैं वो लोग। मैं जितना भी वर्कशॉप हम्म करती हूँ, वो लोग हर वर्कशॉप में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये वर्कशॉप जो मैंने शुरू किया कोरोना की वजह से, अगर कोरोना नहीं होता, लॉकडाउन नहीं होता, मेरा जॉब नहीं जाता, तो मैं वर्कशॉप शुरू नहीं करती थी। तो एक हम्म ये पॉजिटिव साइड है कोरोना का, कि मेरे को अपने अंदर के जो टीचर है उसको हम्म एक्सप्लोर करने का मौका मिला, और मुझे कई हम्म सारे अच्छे अच्छे लोगों से भी मिलने का मौका मिला वर्कशॉप्स के जरिए। और मेरा हम्म। आर्ट को मैं एक दूसरे तरीके से देख पा रही हूँ अभी। जी। तो ये एक तरह से वर्कशॉप करने आपके लिए फायदेमंद रहा, एक नई एनर्जी आपको मिली। और आपने ये भी देखा होगा कि अगर एक कलाकार सच्चे मन से साधना करता है तो कहीं ना कहीं उसकी ईश्वर भी मदद करते हैं। जी सर, जी बिल्कुल। क्योंकि अच्छा, आपकी अपनी संस्था भी तो है जो कुछ समय से आपने बनाई है डांस के लिए। जी सर, मेरी अपनी संस्था है, नृत्य वाहिनी एकेडमी। मैंने इसको 2013 में रजिस्टर किया था। हम्म और मेरा मकसद ये था कि मैं इसके जरिए आगे, जैसे मेरे गुरुजी बहुत सारे स्टूडेंट्स को डांस सिखा के, मतलब वो सारे स्टूडेंट्स अभी पूरे देश में, विदेश में अपना हम्म अपना इंस्टीट्यूट्स के जरिए और भी लोगों को सिखा रहे हैं। तो मेरा भी हम्म मकसद यही था कि मैं भी अपने इंस्टीट्यूट के जरिए बहुत सिखा पाऊँ। पर मैं उस पड़ाव तक हम्म नहीं पहुंच पाई, क्योंकि मैं एक परफॉर्मिंग आर्टिस्ट हूँ। अभी मेरा कंसंट्रेशन जो है परफॉर्मेंस सीखने में, उसको प्रैक्टिस करने में और परफॉर्मेंसेस देने में है। मैं अपने आप को अभी सिखाने की इतनी ज़्यादा लायक नहीं समझती हूँ। मुझे लगता है कि किसी को विद्या देने से पहले आपको श्योर होना चाहिए कि आप उस लायक हो या नहीं हो, आपको पूरा विद्या आता है या नहीं आता है। तो मैंने सिखाना शुरू नहीं किया था। मैं गुरुजी के स्कूल में ही जो स्टूडेंट्स आते हैं, छोटे छोटे बच्चे जो आते हैं, उन्हीं को सिखाने में गुरुजी को मैं असिस्ट करती रहती हूँ। तो बट मैं अपने इंस्टीट्यूट के जरिए मैंने दो चीज़ ज़रूर किया है, कि मैंने फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया यंग डांसर्स के लिए। उसको हम्म प्रज्ञा प्रज्ञा अनवीलिंग द टैलेंट, मतलब हम्म
जिस जिस डांसर्स को, जिस कलाकार को मैंने देखा है और मुझे अच्छा लगा है, उनको मैंने अपने हम्म, फेस्टिवल में मौका दिया है। और मैंने हम्म, गवर्नमेंट से भी कुछ स्पॉन्सरशिप्स लेने की कोशिश करी है और कुछ स्पॉन्सरशिप्स मिले भी है। उसी के जरिए मैंने ये 2 बार फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया था और इस साल करना था, पर कोरोना की वजह से मैं कर नहीं पाई। और ऑनलाइन में करने हम्म। का सोच रही हूँ, पर अभी पूरा कंप्लीटली मैंने डिसाइड नहीं किया है। और जी सर, इसके अभी और भी चीजें करने का मेरा प्लान है फ्यूचर में अपने एकेडमी के तरफ से। आपके जीवन में नृत्य किस तरह आया? कहाँ? आप दिल्ली, अभी तो दिल्ली में रहते हो, शुरू से दिल्ली में हो या दिल्ली में आकर बस गए हैं? मेरे पापा गवर्नमेंट में जॉब करते थे सर। उनका ट्रांसफर हम्म, हुआ था जम्मू कश्मीर। तो उस समय हम लोग हैदराबाद में और कुछ साल तिरुपति में थे। तब तक मेरा 12वीं कक्षा का पूरा पढ़ाई हो चुका था। और उस हम्म, समय में मेरे पापा का ट्रांसफर दिल्ली हुआ था, तो मेरे पापा ने सोचा दिल्ली एक अच्छा, मतलब राजधानी है, यहाँ पे सारे फैसिलिटीज है, पढ़ाई भी अच्छा है, जॉब अपॉर्चुनिटीज भी है। तो उनका ये हम्म, सोच था कि मेरे को और मेरे भैया को भी उनके तरह गवर्नमेंट जॉब्स में ट्राई करने के लिए उनका मन था। तो हम्म, वो हम लोगों को, पूरा फैमिली को यहाँ पे लेके आए थे। तो मैंने ग्रेजुएशन यहाँ पे किया था। और मेरा शुरू से यही हम्म, था कि मुझे किसी ना किसी गवर्नमेंट जॉब में ही जाना है, या फिर मुझे आईएएस का प्रिपरेशन करना है, ऐसा ही मैं कुछ सोच रही थी। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं डांस में इतना सीरियस हो जाऊंगी फ्यूचर में जाके। तो मेरे हम्म, पापा ने सोचा कि जब मैं आंध्रा से दिल्ली आई थी, मैं बहुत ज़्यादा, मतलब डरी हुई सी लड़की, किसी से बात नहीं करती हूँ, क्योंकि वहाँ का कल्चर बिल्कुल एक कंजर्व्ड है। वहाँ पे लड़कियां लड़कों से बात नहीं करना, बिल्कुल भी बात नहीं करना, और घर से बाहर निकलना भी बहुत मुश्किल है। मतलब अगर कॉलेज जाते हैं तो हम्म, सिर्फ कॉलेज गए और फिर घर वापस आ गए, और बाकी हम लोग ट्यूशन भी नहीं जाते थे, तो हम लोग घर में ही पढ़ाई करते थे। तो इस हम्म, तरीके से वहाँ पे एक कंजर्वेटिव तरीका था बच्चों को पढ़ाई करवाने का, पालने का। तो दिल्ली आने से एकदम से मेरे लिए तो बहुत शौक था कि यहाँ पे सब लोग बहुत फॉरवर्ड है, सब लोग एक दूसरे के साथ मिलके काम करते हैं, बैठ के पढ़ाई करते हैं, लड़के और लड़कियां। तो मेरे लिए बहुत शौक था। मेरे लिए 1 साल लगा दोस्त बनाने में यहाँ पे कॉलेज में। मैंने श्री वेंकटेश्वरा कॉलेज में मैंने अपना बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री किया है। तो हम्म, वहाँ मेरे को 1 साल लगा दोस्त बनाने में, क्योंकि माहौल एकदम चेंज हो गया था। तो मेरे पापा का शुरू से ये था कि, क्योंकि वो भले ही मैं फर्स्ट जनरेशन ऑफ आर्टिस्ट हूँ मेरे फैमिली में जिन्होंने डांस सीखा है और हम्म, उसको एज ए प्रोफेशन बनाया है। इससे पहले मेरे पापा तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहे हैं, बट उनके पापा सब लोग खेती बाड़ी करते हैं। हम्म, सब लोग, कोई भी गवर्नमेंट में या फिर इतना बिजनेस, ये सब नहीं है। एवरीवन इज जी, जी। खेती बाड़ी करने वाले। तो मैं फर्स्ट आर्टिस्ट हूँ। मेरे पापा को कोई नॉलेज नहीं है कि ये डांस क्या होता है या फिर म्यूजिक क्या होता है। बट जैसे हमारे मूवीज में, तेलुगु इंडस्ट्री में जो टॉलीवुड हम कहते हैं, उस मूवीज में कल्चर को बहुत अच्छे तरीके से दिखाया जाता है। तो उस मूवीज को देख के मेरे पापा को मन करता था कि अरे मेरी बेटी भी डांस सीखेगी तो अच्छा रहेगा एज ए पैशन। तो उन्होंने मुझे एक बार डांस क्लास में ज्वाइन करने के लिए तमिल संगम लेके गए। हाँ, हाँ। वैसे कुछ और नेटवर्क की दिक्कत आ रही है, सर थोड़ा सा मेरी तरफ नेटवर्क से। का। हाँ। ओके। वो ओके। कहीं कहीं बीच में चेहरा जो है फ्रीज हो जाता है। ओके सर, मुझे एक्चुअली समझ में नहीं आ रहा है कि नेटवर्क मेरी तरफ से प्रॉब्लम है या से। तो मैं एक काम हम्म, करती हूँ, क्या मैं सर चेंज करूँ नेटवर्क, हाँ, दूसरे प्लीज, फोन में करूँ? प्लीज, प्लीज। हाँ, करो। ओके। अभी अभी वाईफाई से है कि उससे है, नेट सर पैक से अभी है? मेरा डाटा है, फोन का डाटा है, एक दूसरे डाटा फोन में मेरा वाईफाई भी है। डाटा 4G है? 4G है सर, 4G। हाँ, 4G तो चलना चाहिए वैसे, पर वही इसी में, बीच बीच इसीलिए मैंने ये फोन लगाया ताकि ये फोन चलेगा। अगर चेहरा जो आप है वो चाहेंगे तो मैं फ्री। दूसरा फोन लगा देती हूँ। हाँ, प्लीज चेक, चेंज कर लो।
तो सर यहाँ से मैं बाहर चली जाऊँ? और जगह चेंज करना पड़ेगा, कोई बात नहीं, कर लो, जहाँ कंफर्टेबल हो वहाँ जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो सर यहाँ से मैं बाहर चली सर ये मेरा वाईफाई कनेक्शन है, हेलो, तो अभी देख रही हूँ। ये वाईफाई है? जी सर, ये वाईफाई है। सर मुझे ये लग रहा है एयरटेल ही बेटर है, जो डाटा वाला है। जी, पहले वाला ना? हाँ, पहले उसी में वाला कर लीजिए बेटर फिर। था। जी जी। हाँ हाँ, आप चाहो तो जगह भी चेंज कर सकते हो। विनोद भाई, अजय व्यास जी, आप सबका स्वागत है। आज थोड़ा सा नेटवर्क का व्यवधान है उनकी ओर से, और दोबारा जुड़ने की कोशिश है। स्वागत है आपका भी। जी सर। अपन लोग कहाँ थे, कहाँ बात हो रही थी हमारी? सर हमारी बात हो रही थी कैसे मेरे नृत्य में शुरू हुआ, हाँ कुचिपुड़ी में डांस हाँ, ट्रेनिंग कैसे शुरू फिर हुआ। तो हाँ, मेरे पापा के फिर आप इंटरेस्ट की वजह से मैंने ज्वाइन किया। फिर मैं नॉर्मली प्रैक्टिस करती रही, जबकि मैंने थोड़ा लेट शुरू किया था। जब मैं फर्स्ट ईयर अपने कॉलेज में थी, ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में थी, तब मैंने शुरू किया था। पर मैं दूसरे हम्म, स्टूडेंट्स को कैच कर पाई, तो मैं थोड़ा फास्ट लर्नर थी, तो मैंने थोड़ा जल्दी सीख लिया। जी, ऐसे मेरा शुरुआत हुआ ये कुचिपुड़ी तो में। अच्छा अच्छा। और पहले गुरु कौन थे आपके? श्रीमती सीता सबसे नागर पहले गुरु? ज्योति, जो कि सबसे पहले गुरु मेरी श्रीमती सीता नागर ज्योति जी थी, जो कि गुरु वेम्पटी चिन्न सत्यम से उन्होंने सीखा हुआ है। उनकी बहुत सीनियर हाँ हाँ। डिसाइपल है। जी सर। अच्छा, ये जो जय रामा राव जी के बारे में, तो जैसा कि हम लोग का बहुत पुराना उनसे परिचय भी है, उनको जानते भी हैं उस तरह से, वो पूरी तरह नृत्य के प्रति समर्पित एक ऐसे इंसान है जो बात भी नृत्य को लेकर ही कर पाते हैं, और उनकी पूरी एक्टिविटी का पूरा एक तरह से देखा जाए तो आ, पूरी तरह डूबे हुए डांस। तो उनसे जी सर। आपको किस तरह की शिक्षा मिली? आपने उनकी क्या क्या बातें ग्रहण की, क्या बातें आपको उनकी अच्छी लगती हैं, कितने साल आपने उनसे सीखा? जी जी सर। अ, मैंने उनसे मैंने उनसे सीखना शुरू किया था 2010 से। हम्म, और मैं उनके पास एक्चुअली गई थी एक परफॉर्मेंस में, उनको ज्वाइन करने के लिए गई थी, जो कि मलेशिया में परफॉर्म करना था हम लोगों को। तो मैंने उनके साथ फर्स्ट परफॉर्मेंस, जो मेरा इंटरनेशनल परफॉर्मेंस भी रहा, उसके लिए उनके साथ गई थी। हम्म,
और उसके बाद मुझे लगा कि इनको गुरुजी के पास मुझे सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, गुरुजी से और मैम से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो मैंने उनके एकेडमी को ज्वाइन किया एज ए स्टूडेंट। और तो मेरी शिक्षा जो है उनके एकेडमी के अंडर 2010 से अभी तक चल रहा है। और मेरे को क्या शिक्षा मिला है वहाँ पे, एक तो वाणीश्री मैम से मुझे कैसे कॉस्ट्यूम्स कैसे पहनना है, मेकअप कैसे करना है, अपने आप को प्रेजेंट कैसे करना है, कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे होना चाहिए, और अभिनय के बारे में जो इनपुट्स है वो वाणीश्री मैम से मिलते थे। और गुरुजी से तो टेक्निक के बारे में और जो ट्रेडिशनल नंबर्स रहते हैं हमारे कुचिपुड़ी में, जो ओल्ड ट्रेडिशनल नंबर्स जो उन्होंने अपने विलेज में सीखा है, कुचिपुड़ी विलेज में अपने गुरु से, वो चीजें हाँ। सीखने को गुरुजी से मिलते हैं। तो दो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हमें एक ही एकेडमी के अंडर सीखने को मिल रहे थे। जैसे कि एक वो जो चीजें मिलते हैं और एक मील टीचर्स है, तो दोनों चीजें एक ही जगह में हम लोगों को मिल रहे थे वहां पे। जी सर। वनश्री जी तो बहुत अच्छी डिजाइनर भी हैं, कॉस्ट्यूम डिजाइनर। बहुत जी जी उनका बिल्कुल पूरा बिल्कुल। पूरा दृष्टिकोण ही बहुत रिच है। उन्होंने जितना काम किया है क्राफ्ट डिजाइनिंग में वो बहुत अनूठा है। जी सर बिल्कुल। उनसे मैंने और कॉस्ट्यूम्स कैसे होना चाहिए, कलर्स कैसे चूज करना चाहिए, और कितना ज्वेलरी पहनना सही है, कितना कम होना चाहिए, आपका ज्वेलरी के ऊपर हम्म, इम्पोर्टेंस कितना होना चाहिए, डांस के ऊपर इम्पोर्टेंस कितना हम्म, होना चाहिए, दोनों को बैलेंस कैसा करना चाहिए, ये चीजें एक दिन में नहीं ऑब्जर्व कर करके, गुरुज को देख देख के सीखा जाता है। बहुत समय लगता है इन चीजों को सीखने में। जी सर। तो ये जानने की जिज्ञासा रहेगी कुचिपुड़ी को ही क्यों चुना आपने नृत्य में, जबकि आप जैसे दक्षिण भारत से हो तो आप और भी भरतनाट्यम और दूसरे जो आसान और बहुत पॉपुलर डांस आप सीख सकते थे, लेकिन कुछ जैसे जटिल डांस को सीखना क्यों चाहा आप? उसके पीछे क्या कारण था? सर एक्चुअली जब मैंने डांस सीखना शुरू किया था, मुझे पता नहीं था कि ये कुचिपुड़ी है। मैंने ये सोच के ज्वाइन किया था कि ये भरतनाट्यम है। जैसे मैंने कहा कि मेरे पापा को शास्त्रीय नृत्य संगीत के बारे में इतना ज्यादा जानकारी नहीं था, पर रुचि था, इसीलिए वो मेरे को इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करवाने के लिए लेके गए थे। तो मैंने पापा से बार बार कहा ये भरतनाट्यम है, ये भरतनाट्यम है, तो पापा ने कहा हाँ हाँ ज्वाइन कर लो। फिर ज्वाइन करने के बाद पता चला ये कुचिपुड़ी है। बट मैं तब तक सीखना शुरू कर दिया था और मुझे अच्छा भी लगने लगा। तो मैंने उसी को कंटिन्यू किया। बट बीच में मैंने भरतनाट्यम भी सीखने की कोशिश किया है, पर मेरे बॉडी में वो इतना ज़्यादा चेंजेस नहीं आ पा रहे थे। और दूसरी बात, मैंने कंसिस्टेंसी नहीं रख पाई भरतनाट्यम सीखने के लिए, बिकॉज ऑफ माई बिजी स्केड्यूल विद द परफॉर्मेंसेस। तो मैंने सोचा कि मैं कुचिपुड़ी के ऊपर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करूँगी। आपने जी सर। कुचिपुड़ी डांस के हिस्ट्री को लेकर भी कुछ स्टडी वगैरह किया था? सर स्टडी तो मैंने नहीं किया है, पर मैं कुचिपुड़ी डांस में मैंने सर्टिफिकेट कोर्स, जिसमें हमें थीरी, जैसे कि हम गुरु शिष्य परंपरा के अंदर थियरिटिकली इतना ज़्यादा डीपली नहीं जा सकते हैं, बट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हमें हम्म, गुरुज बताते हैं, जैसे मुद्राएं हो गए या फिर शिरो, जो भी प्रैक्टिकली ज़रूरी है हमें परफॉर्मेंस के लिए, हमें गुरु से सीखने को मिलता है। पर डीपली अगर जाना है तो हमें स्टडी करना पड़ेगा। जैसे कि देर आर डिफरेंट कोर्सेस, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, देन एमए, ये सारे कोर्सेस अवेलेबल है उस सब्जेक्ट को ज़्यादा हम्म। डीपली स्टडी करने के लिए। तो मैंने शुरू तो किया था और मैं सर्टिफिकेट कोर्स अपना कंप्लीट कर चुकी हूँ, और मैं आगे प्लान कर रही हूँ कि मैं एमए भी करूँ। ये जो 20 सालों के लगातार डांस की पूरी उसमें लगभग 500 नृत्य प्रदर्शन, जी सर। कुछ अच्छे कार्यक्रमों को याद करेंगी कहाँ कहाँ पर देश में आपको
नृत्य करके आनंद आया, अच्छा लगा। जी सर, ज़रूर। मुझे बहुत ज़्यादा आनंद तो तब आया था जब मैं अपने गुरुजी के साथ मैंने भामा कलापम किया था, क्योंकि कुचिपुड़ी डांस स्टाइल का एक प्रत्येक बैले है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण ये डांस ड्रामा है, भामा कलापम। तो सब लोग जो कुचिपुड़ी को प्रैक्टिस करते हैं, उनका एक ड्रीम रहता है कि कभी ना कभी अपने जिंदगी में एटलीस्ट एक बार इस पूरे भामा कलापम को परफॉर्म कर पाए। तो मेरा ये जो सपना था पूरा हुआ, 2 बार पूरा हुआ इनफैक्ट। और इस परफॉर्मेंस में मेरे को साथ दिया था मेरे गुरुजी ने एज माधवी। तो ये मेरा परफॉर्मेंस हुआ था हैदराबाद में, एक बार नर्तनम कॉन्क्लेव में हुआ था। और अभी इसी साल जनवरी में मैंने बैंगलोर में किंकिनी नृत्योत्सव के लिए मैंने भामा कलापम प्रेजेंट हम्म, किया था। ये मेरे को बहुत आनंद देने वाला परफॉर्मेंस है। हम्म, भामा कलापम जो है मेरा सबसे ज्यादा फेवरेट रहा है परफॉर्म करने के लिए। और इसके अलावा मैंने 17 कंट्रीज में परफॉर्म किया हम्म, है 2010 से लेके अभी तक। उसमें मेरे सोलो टूर्स भी रहे हैं, मेरे कई मल्टी डांस स्टाइल्स के साथ भी टूर्स रहे हैं, और गुरुजी के साथ भी बहुत सारे टूर्स रहे हैं। और उसके अलावा इंडिया में सारे जो मेजर फेस्टिवल्स है, उन सारे फेस्टिवल्स में मैंने परफॉर्म किया है, जैसे कि खजुराहो फेस्टिवल, निशागंधी फेस्टिवल, एंड गोवा कला एकेडमी, दिल्ली हम्म, दिल्ली गवर्नमेंट का फेस्टिवल जो साहित्य कला परिषद ऑर्गेनाइज करता है, एंड देन सूर्या डांस हम्म, फेस्टिवल, मुद्रा डांस फेस्टिवल, ऐसे कई सारे फेस्टिवल्स है। इसके अलावा मैं स्पिक मैके के लिए भी मैं परफॉर्मेंसेस करती हूँ, वर्कशॉप डेमोन्स्ट्रेशंस, जहाँ पे हम बहुत ही इंटीरियर स्कूल्स में जाके हम बच्चों को अपने शास्त्रीय नृत्य कलाओं के बारे में जानकारी देते हैं। अ, तो हम्म, इसके जरिए मैंने बहुत सारे परफॉर्मेंसेस दिया है। और मेरे जॉब छोड़ने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट जो है स्पिक मैके की तरफ से मिला है, क्योंकि उन्होंने हम्म, वर्कशॉप डेमोन्स्ट्रेशंस मुझे बहुत सारे दिया है। साल में जो भी होते हैं, एक आर्टिस्ट इतना मैक्सिमम कर सकते हैं, उतने प्रोग्राम्स उन्होंने मुझे दिया है और हर वक्त सपोर्ट किया है स्पिक मैके ऑर्गेनाइजेशन। तो उनका बहुत बड़ा महत्व रहा है मेरा इस जर्नी को कंटिन्यू करने में। और मैंने हम्म, इरसेन के लिए भी परफॉर्म किया है, उनका भी सेम स्केड्यूल है उनकी तरफ से। मैं दिल्ली में और नॉर्थ गोवा में मैंने परफॉर्म किया है वर्कशॉप, उनका लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशंस मैंने किया है। तो एक महीना तो ऐसा हुआ कि मैंने थ्री या 4 वीक्स में मैंने 50 करीब परफॉर्मेंसेस दिए थे। बहुत इज वेरी हेक्टिक फॉर मी। तो मैंने केरला में 3 हफ्ते वर्कशॉप डेमोन्स्ट्रेशंस, एवरी डे 2 परफॉर्मेंसेस, लाइक दैट 3 वीक्स, हम्म, लाइक 30 परफॉर्मेंसेस। और उससे पहले मैं गोवा में थी, गोवा से फिर मैं केरला गई, फिर मैं दिल्ली आई। तो इट वाज लाइक अ 1 full month of performances, around 50 performances I gave in that month. Yes, हम्म। this is how I could touch up 500 performances. I think 500, but there are many artists sir जो कि मतलब thousands of performances कर चुके हैं। बट जैसे कि मैंने लेट स्टार्ट किया, अपना करियर ही थोड़ा लेट स्टार्ट किया मैंने परफॉर्मेंस करना, तो आई थिंक आई डिड क्वाइट वेल, आई थिंक। जी। एक बड़ी अभी आपने किया था, जो आपने कहा था कि मैं जो बच्चों को सिखाती हूँ, आर्टिस्टों को जो सिखाने वाला काम है, तो जब तक मैं स्वयं बहुत अच्छे से उस पर दक्ष नहीं हो जाती, पारंगत नहीं हो जाती, तब तक मैं उनको कैसे सिखाऊंगी, ये मेरे मन में हमेशा रहता था। जी सर। ये बहुत इमोशनल और बहुत प्योर थिंकिंग है, ये बहुत कम कलाकारों में देखने को मिलती है। ये सब प्योरिटी जो है, ये फील करने की कहीं ना कहीं हमारा जो साधना है, कमिटमेंट है, उसको आगे पहुंचाने के लिए भी हमको बहुत ईमानदार होना चाहिए। ये शिक्षा और संस्कार कहाँ से आया? घर में कौन, माता पिता में कौन ऐसे थे पूजा पाठ वाले और अच्छी बातें बताने वाले, जिन्होंने इस तरह का सब आपको सोच दिया? एक तो बोलते हैं ना, सत्संग रखना चाहिए। तो मैं हर वक्त
कॉन्शियसली तो मैंने ट्राई नहीं किया। मैं कभी कभार गलत संगत में भी चले जाती थी, बट मुझे उससे सीखने को मिलता था कि ऐसे लोगों के साथ रहना हानिकारक है। हानिकारक माने शरीर के लिए नहीं, माइंड के लिए। तो इफेक्ट आपके दिमाग के ऊपर ज्यादा पड़ता है। आप अपने कला के प्रति, अपने जीवन में अच्छा सोच नहीं रख पाते हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि ऐसे लोगों से मैं दूर रहूं। अम, और मेरे मम्मी पापा जो है रोज पूजा पाठ करते हैं सुबह। तो जब जैसे मैं बड़ी हुई बचपन में, तो मैं रामायण, भगवत गीता, ये सारी चीजें सुनते हुए मैं बड़ी हुई। पर वो कलाकार नहीं थे, पर उनको कलाओं के प्रति रुचि था। तो और जो चीजें वो लोग बोलते थे, वो ऐसे चीजें बोलते थे कि ये यू नो मतलब मोरल स्टोरीज जो हो गए। मम्मी बोलती थी, मम्मी एजुकेटेड नहीं थी, पर उनका बहुत ज्यादा ज्ञान था वैसे जीवन में। तो एजुकेशन की वजह से ज्ञान नहीं मिलता है, आपको अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस की वजह से ज्ञान मिलता है। तो वो मेरी मदर जो है हर वक्त जब भी बैठती थी, तो उनका स्टोरीज बोलना, मोरल मोरल स्टोरीज बताना हम लोगों को। जैसे महाभारत में कुछ कैरेक्टर्स हो गए, उनके बारे में बताना, ये सारी चीजें था। मेरे पापा का मेरे एजुकेशन में या फिर अपब्रिंगिंग में इतना ज्यादा हाथ नहीं था, पर वो सब फाइनेंशियल सपोर्ट जरूर करते थे। बट मेंटल जो है, मतलब एक पर्सनालिटी डेवलप जो हुआ है, वो मेरी मदर की वजह से डेफिनेटली हुआ है मेरा। और उसके बाद मेरे गुरुज, डेफिनेटली वो खुद बहुत ज्यादा एथिक्स को फॉलो करने वाले हैं, और उनको देख के ही हमने ये चीज सीखा है, आई थिंक। तो ये चीज रहा है। और उसके अलावा जिस स्कूल में मैंने पढ़ा है, वहाँ वो स्कूल का माहौल भी ऐसा था। मैं श्री सरस्वती विद्या मंदिर में पढ़ी थी बचपन में, फर्स्ट क्लास से हाँ, लेके, मतलब LKG UKG उस से क्लास स्कूल। तक। हम्म। तो वो एक RSS स्कूल था। मैं प्रमोट नहीं कर रही हूँ उस चीज को कि रिलीजियन को मैं प्रमोट नहीं कर रही हूँ, बट उनका भी मेरे ऊपर असर बहुत ज्यादा रहा, जिसकी वजह से हाँ, मैं वहाँ पर अ, सरस्वती शिशु मंदिर का सिद्धांत तो बहुत अच्छा होता है। वहाँ पर बच्चों को सचमुच में नैतिक शिक्षा दी जाती है। जैसे हमारे बच्चे भी जब शुरू में सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ने गए थे, तो जैसे एक हमको बहुत सारी बातें बताने के साथ साथ एक बड़ी छोटी सी बात जो मुझे आज तक याद रह गई, अभी तक याद रह गई। उन्होंने कहा था कि आप अपने बच्चों को रोटी सब्जी ही टिफिन में रखा कीजिए। बोले पूरी पराठे मत भेजा कीजिए, रोटी सब्जी। तो मैंने पूछा कि ऐसा क्यों? तो बोले कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो इस तरह के पराठे पूरी रोज नहीं ला सकते। तो जब सब बच्चे मिल बैठकर खाते हैं तो उनको खराब ना लगे, इसलिए कॉमन ये तरीका है कि रोटी ही लाना है। वो बात मैं आज तक भूल नहीं पाया। तो कहीं कहीं कुछ सिद्धांत ऐसे होते हैं कि जो हमको प्रभावित करते हैं और वो हमारे जीवन को भी बदलते हैं या बदलने की कोशिश करते हैं। वो एक अलग बात है कि हम कितना बदलते हैं या अपने आप का कितना परिष्कार करते हैं, लेकिन ये सब बातें कहीं ना कहीं रहती तो हैं जीवन में। जी सर। और उसके बाद फिर सरस्वती शिशु मंदिर के बाद की पढ़ाई फिर आपकी रेगुलर? उसके बाद मेरी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई हुई सर। मैंने कोई प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई नहीं किया है, पर मैं वन ऑफ द ब्राइट स्टूडेंट्स थी क्लासेस में। और उस गवर्नमेंट स्कूल में भी यही था कि बहुत ज़्यादा अ, एक एकदम टीचर्स का जो पढ़ाने का तरीका था वो बिल्कुल डिफरेंट था। मैं शायद एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी, बट मुझे बहुत इंस्पायर करता था उनका एज अ, जो टीचर का पर्सनालिटी होना चाहिए वो उनका होता था। और उनको देख के मैं सोचती थी कि मेरे को भी इनके जैसे ही प्रिंसिपल्स फॉलो करना है अपने लाइफ में। तो मेरे टीचर्स ने, हर टीचर ने मुझे इंस्पायर किया है बचपन से लेके। और मैं बहुत ज़्यादा जो है स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ने में मैं ज़्यादा इंटरेस्ट रखती हूँ। जैसे कि मैंने कोई अगर नॉवल पढ़ लिया जो कि
एक फिक्शन नॉवल पढ़ लिया, तो उसका जो पंच है, फिक्शन नॉवल का स्टोरी का पंच है, इट्स जस्ट एन इमेजिनेशनरी स्टोरी, इट्स नॉट रियल। बट वो पंच है जो है आपको 1 महीने ही याद रहेगा, पढ़ने के 2 महीने याद रहेगा। बट अगर हम रामायण महाभारत पढ़ते हैं या फिर आदि शंकराचार्य इनका जीवित चरित्र पढ़ते हैं, तो इसका असर जो है हमारा पूरा लाइफ लॉन्ग रहता है। तो मैं ऐसे चीज़ों को पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्ट रखती हूँ जो मुझे मेरे दिमाग में लाइफ लॉन्ग बैठे और मुझे दिखाए आगे। अच्छा, ये जानकर मुझे और अच्छा लगा कि आपने जी वेणु से भी शिक्षा ली। जी सर, जी आपकी आवाज़ वेणु कट रही साहब से भी, है। हाँ, जी वेणु से भी आपने कुछ भाव का प्रशिक्षण लिया ना? जी सर, जी सर, वो भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। अ, जैसे कि अगर आपके अंदर कोई इमोशनल बर्डन है, मैं ये सोच के तो नहीं गई थी, मुझे किसी से पता भी नहीं चला था, मुझे बस वहां पे जाना था, एक चीज के लिए मुझे वहां पे जाना था, स्टेज के ऊपर मुझे अपना आवाज खोलना था। जबकि हम भामा कलापम में डायलॉग्स तो बोलते हैं, भामा सत्यभामा अपने डायलॉग्स बोलती है और माधवी अपने डायलॉग्स बोलती है, तो वाचक अभिनय जिसको हम कहते हैं वो कुचिपुड़ी स्टाइल में तो है। पर मुझे सिर्फ वो डायलॉग्स नहीं बोलना था, मुझे अपने इमोशंस के जरिए जो आवाज निकालते हैं हम, रोते वक्त, हंसते वक्त, या फिर किसी हम्म। और एक्सप्रेशन को दिखाने के लिए, रौद्र दिखाने के लिए, देर इज अ स्पेसिफिक वॉइस विच वी कैन यूज फॉर ईच एंड एवरी इमोशन। तो हम्म। वो मुझे एक्सप्लोर करना था वहां पे जाके, ये एक ही मेरा मकसद था। क्योंकि अभिनय तो मैं हम्म। अपने गुरुजी के पास जो सीखी थी, तो आई थिंक मैंने बहुत अच्छा सीखा है, उन्होंने बहुत अच्छा सिखाया है। डेवलप तो हम हम्म। कभी भी कर सकते हैं, देर इज नो एंड, इन्फिनिटी है, लर्निंग प्रोसेस इज लाइक इन्फिनिटी, यू कैन कीप लर्निंग। तो जब मैं उनके पास गई थी, मेरा ये एक ही मकसद था कि मुझे अपने वॉइस को खोलना है। खोलना पर है जी। हाँ, पर मेरा इट वाज वेरी बिग सरप्राइज फॉर मी कि जो भी मैं इमोशनल बर्डन कैरी कर रही थी अपने अंदर, जो भी फेल्यूर्स रहे हैं, जो भी दुख रहा है, जो भी फाइनेंशियल क्राइसिस रहा है, जो भी रिलेशनशिप फेल्यूर रहा है, उन सारा जो बर्डन मैं कैरी कर रही थी, उस वर्कशॉप में हम्म। सीखते हम्म। सीखते वो पूरा इमोशनल बर्डन बाहर आ गया। एंड व्हेन आई केम आउट ऑफ दैट स्पेस, आई वाज अ वेरी न्यू पर्सन। तो क्या दिस बात है। वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। तो मैं उस एक्सपीरियंस को बार बार लेना चाहूंगी। मैं क्या सीखूंगी, क्या मैं उस चीज को स्टेज पे यूज करूंगी नहीं करूंगी, वो बात की बात है। बट जो मेरे को, जैसे हम लोग योगा में वो करते हैं, आयुर्वेदा में एक क्रिया करते हैं जो आपके बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स पूरा हटा देते हैं, तो इसी तरीके से हम्म। वेनु जी का जो ट्रेनिंग था ऐसा था कि वो मेरे बॉडी के अंदर जो बर्डन था, इमोशनल बर्डन, उस सबको हटा दिया। तो आई वाज अ वेरी न्यू पर्सन। तो आई थिंक आई रियली मी अ लॉट टू कैरी फॉरवर्ड। वो भी बहुत विद्वान व्यक्ति हैं। उनसे और उनकी बेटी से मिलने का हमको मौका मिला था देवास में, इंदौर के पास। कपिला को जी जब सर, अवार्ड मिला था तो वो आए थे साथ में। तब हमने जी देखा था जी, कि ये सब, कुछ कुछ लोग सचमुच में लगता है कि कला के लिए ही हैं ये। बिल्कुल सर। और के साथ उपनाम जो उन्होंने प्राप्त किया है, जो दक्षता हासिल की है, वो उनके पूरी व्यक्तित्व में दिखाई देती है। जी सर, जी सर, उनके साथ ये 5 मिनट बैठ के बात करो तो आपको बहुत बहुत कुछ ऐसे शब्द सुनने को मिलेंगे जो आपने कभी सोचा नहीं होगा। अरे ये तो हम, ये शब्द तो हम रोज सुनते हैं, पर हमने इसके ऊपर कभी इस तरीके से ध्यान नहीं दिया। तो वो एक अवेयरनेस आ जाता है उनके प्रेजेंस में, उनका प्रेजेंस ही एक बिल्कुल। पॉजिटिव वाला वाइब है उनके अराउंड। तो इट्स अ ब्लेस्ड मोमेंट फॉर एवरीवन टू बी विथ हिम, आई थिंक। आपके प्रोफाइल में एक और गुरुजी का जिक्र है जिनसे आपने कुछ और भी सीखा है। जी सर, मैंने जो मेरा ये था कि मुझे अभिनय थोड़ा सा मतलब मुझे डिफरेंट चीजें एक्सप्लोर करने का बहुत, तो हर चीज को सीखने के लिए मैं गुरुजी से परमिशन जरूर लेती हूँ। और तो मैंने उन्होंने मुझे कुचिपुड़ी विलेज भेजा, वहाँ पे
एक हफ्ता हम्म, रह के कुछ सीख के आओ तुम, वहाँ पे कैसा होता है माहौल, सीखने का तरीका कैसा होता है, सिखाने का तरीका कैसा होता है, जाके सीख के आओ बोला उन्होंने। तो मैं वहाँ पे गई। फिर मैंने वहाँ पे जो प्रिंसिपल है श्री रामलिंग शास्त्री गारू, उन्हें एक दरवु सीखा, हिरण्यकशिपु प्रवेश दरवु, जो कि गुरुजी ने भी सीखा था और परफॉर्म किया था। पर मेरे को उनसे वो जब मैं उनके पास गई थी, हम लोगों ने ये नहीं बोला था, ना कि मैंने ना कि गुरुजी ने ये बोला था कि इसको ये सिखाना। हमने उनको छोड़ दिया, चॉइस है, आप जो सिखाना चाहते हैं आप वो सिखाइए। तो उन्होंने हम्म, हिरण्यकशिपु प्रवेश दरवु चूज किया। तो हम्म, मैं मना नहीं कर पाई, मैंने ये नहीं कह पाई कि नहीं ये तो गुरुजी को आता है, ये मैं नहीं कह पाई। फिर मैंने वही सीखा, हम्म। उन्होंने जो सिखाया। और जैसे कि गुरुजी हमारे साथ क्लास में पूरे 2 घंटे 3 घंटे जितना वक्त हम प्रैक्टिस करते हैं उतना वक्त बैठते हैं हमारे सामने। पर वहां पे ऐसा नहीं था। वहां पे मैं सुबह से लेके आफ्टरनून तक वेट करती थी, फिर वो आते थे 5 मिनट के लिए, वो मेरे साथ टाइम स्पेंड करके चले जाते थे। और ये बिल्कुल एक चेंज रहा सिखाने का तरीका। जहाँ पे मुझे मेरे गुरुजी से पूरा अटेंशन मिल रहा है 100%, वहां पे मैं 100% वेट कर रही हूँ और वो मेरे पास आए 5-10 मिनट के लिए और सिखा के चले गए। तो पर सर, टू बी ऑनेस्ट, वो जो 5-10 मिनट था ना, वो इट वाज लाइक 1 मंथ ऑफ ट्रेनिंग। बहुत बड़ी बात है ये। अ, जी। खास तौर से मैं देखता हूँ कि लगातार जो दक्षिण में जो हमारी कलाएं समृद्ध होती नजर आती है हमको हमेशा, और उनका एक गौरव हमेशा बना रहता है, वो सब ऐसे गुरुजनों की वजह से ही है। और जी वो सर। केवल परफॉर्मेंस ही नहीं, बल्कि एक नृत्य के लिए जो सर्वाधिक कंप्लीट पूरी व्यवस्था जरूरत होती है, चाहिए होती है, उन सब में वो पारंगत होते हैं। एक एक बारी बारी चीज, एक एक सूक्ष्म ऑर्नामेंट से लेकर, कॉस्ट्यूम से लेकर, मेकअप से लेकर, सब में उनको 19 नहीं, 20 नहीं, 21 की नॉलेज होती है उनकी। बिल्कुल सर। और इसीलिए वहां पर बिल्कुल। कला कला का स्थान जो है वो पूजा की तरह है, आध्यात्म की तरह है, स्पिरिचुअलिटी की तरह है। ये तो है। बिल्कुल सर। आपको और भी मैंने कुछ चीजें सीखी है सर। हाँ, मैंने जो कलावंतुलु कहते हैं आंध्रा में, कलावंतुलु माने कि हाँ। जिन्होंने अपना लाइफ भगवान के लिए डेडिकेट कर दिया। तो अच्छा, अच्छा। एक लेडी है जिनका नाम है अन्ना बत्तुलमंग तायारू। तो मैं, मेरे पापा आए थे मेरे साथ। इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट ट्रैवल फॉर मी। मैंने विजयवाड़ा में अपना सर्टिफिकेट एग्जाम दिया। फिर उसके बाद विजयवाड़ा से हम्म, मैं राजमंड्री गई। फिर राजमंड्री से इट वाज लाइक अ वेरी लॉन्ग जर्नी, 4-5 आवर्स जर्नी फॉर मी। तो मैं रोज 4-5 4 आवर्स जाना, 4 आवर्स वापस आना, 4 आवर्स जाना, 4 आवर्स वापस आना बस में। सो टू कितना डेज आई मुश्किल। वेंट टू जी 2 डेज आई वेंट टू दैट लेडी। एंड मैं उनके घर में रुकी, उन्होंने मुझे लंच भी दिया। और उनसे मैं 2 पदम, एक दिन में 1 पदम, दूसरे दिन में दूसरा पदम, 2 पदम सीख के आई। वहां पे भी मुझे बहुत अच्छा वाइब मिल रहा था, उनसे बहुत पॉजिटिविटी आ रही थी। हम्म, और वो भी बहुत अच्छा है। उन पदम, वो पदम जो उन्होंने मुझे सिखाया है, उन्होंने बोला है कि श्री नटराज रामकृष्ण जी जो है, उनके फेवरेट नंबर्स रहे हैं। तो मुझे बहुत हम्म। खुशी हुआ। और अभी मैं परफॉर्म नहीं किया है मैं उन नंबर्स को, मैं अभी फ्यूचर में कभी मौका मिलेगा तो मैं जरूर करूँगी। बहुत अच्छी बात है ये। अच्छा, शुद्ध कुछ आपके मन में क्या धारणा है, उसमें कुछ समय के साथ बदलाव करे जाने चाहिए, या जो उसकी प्योर ट्रेडिशन है वैसे ही बना रहना चाहिए? सब प्योर ट्रेडिशन तो जो अभी हम कर रहे हैं उसमें भी तो बदलाव है। पहले ये था कि पहले हम्म, सिर्फ ब्राह्मण बॉयज ही करते थे। हम्म, इट वाज लाइक अ मेल डोमिनेटिंग डांस फॉर्म, लेडीज कैरेक्टर्स भी मेल्स ही करते थे। बट अगर किसी लड़की को सिखाया भी है तो वो एक मेल गुरु ने, उसी फैमिली से किसी ने ही सोचा और उन्होंने ही सिखाया है ना। तो वो भी एक हम्म, चेंज रहा है। साड़ी को पहनते थे एज ए कॉस्ट्यूम,
फिर बाद में स्टिचिंग करवा के अभी हम डिफरेंट स्टाइल ऑफ कॉस्ट्यूम्स पहन रहे हैं। और पहले जो एक पर्टिकुलर ताला में नहीं करते थे, ताल में नहीं आते थे, जतीस है जो हम डांस करते हैं उसमें टेक्निक ताल में नहीं आता था, अभी ताल में आने लग गया। और जो एक्सप्रेशंस थे वो बहुत रॉ थे, जो जैसे लेडीज घर में बिहेव करते हैं उस तरीके से हुआ करते थे, उस बहुत ज्यादा फाइन ट्यून हुआ है एक्सप्रेशंस में भी। तो ऑलरेडी जो हम कर रहे हैं वो एक तरीके से फाइन ट्यून होके ही आया है। पर आगे क्या करना है वो एक इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है सर। तो अगर मेरे से पूछा जाए तो मैं जिस तरीके से मुझे मेरे गुरुजी ने सिखाया, मैं 99% यही कोशिश करूंगी कि मैं इसको इसी तरीके से आगे लेके जाऊं, नहीं तो फ्यूचर जनरेशन को ये कुचिपुड़ी डांस फॉर्म कैसे हुआ करता था देखने को नहीं मिलेगा। और बाकी जो रहा एक्सपेरिमेंटेशन विद द डांस फॉर्म, वो तो हम कह ही रहे हैं कि एक्सपेरिमेंट है। तो एक्सपेरिमेंट में तो ऐसा ही होता है, चेंजेस हम लाते हैं थोड़ा बहुत। तो जब कोई ट्रेडिशनल प्रेजेंटेशन के लिए पूछेंगे तो हम ट्रेडिशन प्रेजेंट करेंगे, और जब कोई एक्सपेरिमेंट के लिए पूछेंगे तो हम अपना क्रिएटिविटी उसमें दिखाएंगे। तो और एक इंडिविजुअल का डिसीजन है कि उनको क्या करना है, क्योंकि हम आगे जनरेशन को ये नहीं बोल सकते नहीं आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, आपको वैसे ही करना है जैसे करते थे। क्योंकि हम लोगों के जो पुराने लेजेंडरी गुरुज थे जो चेंज लेके आए हैं, उन्होंने भी तो कुछ चेंज लेके आए हैं ना। तो आप इतना फ्रीडम तो आगे जनरेशन को दो कि वो भी थोड़ा सा अपने क्रिएटिविटी साइड को एक्सप्लोर कर पाए। अगर कोई यंग आर्टिस्ट अपने उसी डांस फॉर्म में खुश है और वैसे ही करना चाहते हैं तो वो भी वेलकम है। वी शुड हैव एवरीथिंग बैलेंस्ड, मतलब बोलते हैं ना सर, सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु, सबको खुश रहना चाहिए। आप जो है एक खुशी देने के लिए है, आप मतलब रोक टोक देने के लिए। हर जनरेशन को अपने कला की समझ हो, जिज्ञासा हो, और भारतीय परंपरा उसके लिए सारी खूबियां उसको समझे, इसके लिए चीजों को इस तरह से प्रकट किया जाना चाहिए कि वो जटिल ना लगे सुनने, समझने में, देखने में या अनुसरण करने में भी। तो उसके लिए जरूरी है कि कुछ परिष्कार, और कहीं ना कहीं नई जनरेशन जो आने वाली है और जो इस समय हमारे यहाँ रन कर रही है, उसके लिए भी हमको कम से कम एक ऐसा सरल माध्यम तो बनाना पड़ेगा कि हम कम से कम डायलॉग कर सके उसको, उस डांस परंपरा का जो भी मर्म है, जो भी मूल है, उसके बारे में उसको स्मूथली समझाया जा सके। एक लक्ष्य आपने ये भी देखा होगा कि हमारे इस पूरे 10-20 साल के समय में नई उम्र के श्रोता नहीं है या दर्शक नहीं है कल्चरल एक्टिविटीज। या दर्शक श्रोता ये नई उम्र के लोग क्यों नहीं होते, उनको क्यों नहीं रुचि है? सर एक तो मेरे को लगता है सबके पास जो टेक्नोलॉजी की वजह से जो गैजेट्स आ गए हैं हाथ में, एक एक के हाथ में 2-2 मोबाइल, एक एक के हाथ में 2-2 कंप्यूटर, टीवी, तो सब लोग इन्हीं चीजों को देखने में बिजी हो गए हैं। उनको बाहर जाके ऑडिटोरियम में शास्त्रीय नृत्य देखना, कई लोग तो जानते भी नहीं हैं कि शास्त्रीय नृत्य का प्रेजेंटेशन ऐसा हुआ करता है, या हमारे स्टेट से ये डांस फॉर्म है, कई लोग तो जानते भी नहीं है। और दूसरी चीज़ है कि ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी है समझने के लिए, इसके लिए एक अलग तरीके का रुचि चाहिए होता है, और आपको थोड़ा बहुत बैकग्राउंड हिस्ट्री का जानकारी भी होना चाहिए। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो हमारे रामायण महाभारत को जानते ही नहीं है, रामायण में कैरेक्टर्स को जानते ही नहीं है। तो ये आई थिंक घर से चेंज आना चाहिए, क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है जो माता पिता कहता है वो बच्चा ग्रास्प करता है, उनको देख के हर चीज सीखता है। ये रुचि घर से पैदा होना चाहिए। आप सडनली एक ग्रेजुएट स्टूडेंट को बोलोगे कि तुम आके ये देखो, तो
उसका दिमाग तो कंडीशन हो चुका है ऑलरेडी घर से एक अलग तरीके से, तो वो वैसा ही बिहेव करेगा। तो कभी कभी मौका मिलता है सर हम लोगों को, जैसे आईआईटी में जो मेडिसिन प्रैक्टिस कर रहे हैं, या फिर इंजीनियर्स है, आईआईटी स्टूडेंट्स हो गए हैं, तो ऐसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में भी जाके परफॉर्मेंस करने का हमें मौका मिलता है। तो वो वहाँ पे जो बच्चे हैं, उन्होंने भी कभी परफॉर्मेंसेस नहीं देखी, बट जब वो देखते हैं वो उनको बहुत अच्छा लगता है, वो उसका बहुत अच्छे तरीके से वेलकम करते हैं। तो मुझे ये लगता है कि वो अपनी तरफ से कोशिश नहीं कर रहे हैं जाके देखने का, तो हमें उनकी तरफ जाना चाहिए, खुद कोशिश करना चाहिए। ये एक हो सकता है। दूसरी तरीका ये हो सकता है कि हम पब्लिसिटी ज्यादा करें इन चीजों को। जैसे हम मोबाइल खोलते ही हमें बहुत सारे डांस, इंडिया डांस या वेस्टर्न डांस, ये डांस वो डांस देखने को मिलता है, क्लासिकल डांस कम देखने को मिलता है। तो हम एक दूसरे को आपस में प्रमोट करें, शेयर करें इस चीज़ों को, ताकि बहुत सारे यंगस्टर्स देख पाए और इसकी तरफ उनका रुचि बढ़े। जैसे कि हम देख रहे हैं कि हर चीज़ जो पुरानी थी वो सब वापस आ रही है। एवरीवन नाउ इज इंटरेस्टेड टू गो बैक, एवरीवन इज नाउ हाँ, इंटरेस्टेड टू वेयर साड़ी, ओल्ड ज्वेलरी में सबका इंटरेस्ट है, योगा में ज़्यादा इंटरेस्ट है, आयुर्वेदिक मेडिसिन में ज़्यादा इंटरेस्ट है। सो सब पीछे जा रहे हैं क्योंकि उनको उसका महत्व पता चल रहा है अभी। तो ये क्लासिकल डांसर्स कम्युनिटी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसको स्प्रेड करे, और लोग कर भी रहे हैं, कर भी रहे हैं। तो आई थिंक घर से एक चीज़ है कि घर में पेरेंट्स जो है बच्चों को अपने ट्रेडिशन के बारे में ज़रूर बताए, और अपने लैंग्वेज में बात करे। तो इससे बच्चों के दिमाग के ऊपर अच्छा असर पड़ेगा और उनको हमारी शास्त्रीय कलाओं के ऊपर रुचि भी रहेगी। ये तो है कि बच्चों के साथ माता पिता का संवाद भी अब नहीं होता है। तो संवाद होता ही नहीं, केवल अंग्रेजी में होता है, तो उसकी अपनी एक सीमा है, उसकी ग्रास्पिंग पावर भी नहीं है। वो कितना ग्रहण करेगा कहा नहीं जा सकता, माता पिता कितने अच्छे ढंग से कन्विंस करा पाएंगे ये भी कहा नहीं जा सकता। जी सर। लेकिन फिर भी ये है कि हमारी कलाओं में इतनी शक्ति है कि वे कोई भी पीढ़ी हो उसमें आपस में संवाद करना आसान होता है। ये जरूर है कि मान लो किसी व्यक्ति में कोई दक्षता ना हो किसी कला के बारे में, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ढंग से जानकार नहीं होगा, चलो माना, लेकिन फिर भी उसको इतना तो होगा कि हाँ ये हमारी कलाएं हैं और इनका आदर किया जाना चाहिए। तो जी सर। कलाओं का आदर होना चाहिए, ये हम जी मान के सर। जी चलते हैं। सर। जी मैं सर। आपसे जानना चाहूंगा कि अभी जब ये लॉकडाउन हुआ था तो उस समय आपके कुछ अनुबंध रहे होंगे जो 2-4 एकदम स्थगित हो गए होंगे। अप्रैल मई जून में आपको कहीं कहीं जाना होगा पहले से, देश विदेश, ऐसा कुछ था जी क्या? सर। जी सर, मेरा था ऑस्ट्रेलिया जाना था मुझे अगस्त में, वो कैंसिल हो गया है। हम्म। और एक मेरा हम्म। परफॉर्मेंस था, मेरा एक शिव शक्ति नाम का एक ग्रुप ही है जिसमें मैं मल्टी डांस स्टाइल्स को लेके प्रयोग करती रहती हूँ, कुचिपुड़ी डांस म्यूजिक हाँ। के ऊपर। उसके हाँ। भी परफॉर्मेंसेस थे यहाँ पे देहरादून में, पहाड़ों में था, एक गवर्नमेंट फेस्टिवल था, तो वो भी कैंसिल हो गया है। मेरे कई सारे फेस्टिवल्स कैंसिल हो चुके हैं। जी सर। अब जब ये वापस ये दुनिया खुलेगी, सब सब कुछ नॉर्मल होगा, तो फिर आप किस तरह से काम शुरू करोगे? अ, सर सबसे पहले तो अपना प्रैक्टिस शुरू करूंगी बहुत, क्योंकि मैं अपना प्रैक्टिस मिस कर रही हूँ, क्योंकि जिस घर में मैं रहती हूँ वहाँ पे मैं प्रैक्टिस नहीं कर सकती, क्योंकि मैं टॉप फ्लोर में रहती हूँ, नीचे मेरे ओनर्स रहते हैं, तो मेरे डांस करने से उनको बहुत तकलीफ होगी। तो मेरा बंद है, मार्च मार्च से मेरा डांस बंद है। तो मैं आगे अगर लॉकडाउन खुलेगा तो सबसे पहले अपना क्लास गुरुजी के सामने जाके प्रैक्टिस करने का है मुझे। आई थिंक वो मैं कई महीनों तक प्रैक्टिस चालू रखूंगी अपना, वो उसके लिए मैं बहुत इंतजार कर रही हूँ। वहां पर कोई ऐसे मतलब पूरा वातावरण नहीं है जो एक नए सिरे से कलाओं को देखे, और इस पूरे नए वातावरण में जब दोबारा से सब चीजें शुरू होंगी, अभी कुछ दिन ये चलेगा कि सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग सभागारों में भी रहेगी। जी सर। जैसे जी सर। अब मध्य प्रदेश में आज से ही गतिविधियां शुरू हुई हैं,
जी सर। स्टेज कल्चर डिपार्टमेंट ने कुछ एक्टिविटी शुरू किया है, तो जी सर। उसमें वही है कि वो एक प्रॉपर स्पेस लेकर, अगर भारत सरकार ने और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने एक आदेश निकाला है कि 100 लोगों को आप बुला सकते हो अधिक से अधिक, जी तो अब सर। 100 लोगों को बुला करके हम एक स्पेस अलग अलग करके बैठाकर हम कोई कार्यक्रम कर सकते हैं। जी यही सर। जो सबसे बड़ा एक परेशानी ये रहेगी कि जो कलाकार आएगा जाएगा अपने शहर से, उसकी से जी वो अपने घर सकुशल पहुंचे, तबीयत उसकी ठीक जी रहे, तो ये प्रयोग सफल होगा। जी लेकिन फिर भी ये कामना की जाती है कि आगे आने वाले समय में सब कुछ ठीक हो और बिल्कुल इस सर। सारे टेंशन से, तनाव से मुक्ति मिले। जी अच्छा, सर। एक बात जी बताओ, सर। आप क्या कुंभ में भी तो आप आए थे डांस परफॉर्म करने, ऐसा मुझे लगता है, जी सर। जी उज्जैन, सर, बिल्कुल आए थे। बिल्कुल आए थे सर। है ना? मैं इनफैक्ट गुरुजी से मैं कल कह रही थी कि सुनील मिश्रा जी ने सिफारिश किया था मेरे लिए कुंभ में करने के लिए तो मैं बोल रही थी सुनील मिश्रा जी ने किया था ना, मैं याद करवा रही थी गुरुजी को कुंभ मेला के बारे में। बहुत अच्छा अनुभव रहा है मेरा। और मैं तो यही मान रही हूँ कि महादेव का कृपा रहा है कि हमें मौका मिला वहां पे परफॉर्म करने के लिए। और आज मुझे मौका मिला है आपको डायरेक्ट धन्यवाद देने का। तो बहुत बहुत अरे, धन्यवाद सर। धन्यवाद की तो धन्यवाद की कभी जरूरत नहीं है। ये तो आप सब कलाकार की अपनी प्रतिभा है, अपना गुण है, तो हम तो ये मानते हैं कि आप इस कार्यक्रम में भी आए तो आपने इस कार्यक्रम को अपना बल दिया है, अपनी एनर्जी दी है और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में हमारी मदद की है। ऐसे ही उस समय भी जब आप आए थे तो आपने एक अच्छी प्रस्तुति दी। मुझे वही याद है कि उस समय कुछ एक घटना हो गई थी, तो आप 1-2 दिन रुके भी थे वहां पर, शायद 1 आध दिन बाद गए थे आप। हाँ जी सर। हाँ जी सर। हाँ हाँ, उस समय एक हमारा जी एक स्टेज गिर गया था, तो कुछ कुछ हाँ प्रॉब्लम जी। हो गया था। लेकिन ये था कि बिल्कुल सर। बिल्कुल। 1 महीने तक बहुत अच्छा वातावरण रहा था, जब बहुत सारे देश भर के लगभग 48,000 कलाकार आए थे। बिल्कुल। हमने टोटल हाँ जी। काउंट किया था और 5-6 स्टेज पर सबने प्रस्तुतियां किया था। जी मैं सर। आपको जी बहुत सर। शुभकामनाएं देता हूँ। इसी तरह यही दृष्टिकोण, यही इमोशन आपका कला के प्रति और आने वाली जनरेशन के प्रति, जो कलाकार जिनको आप सिखा रहे हो, यही संवेदनशीलता बनी रहे और फिर आप किसी अच्छे नए काम से जुड़ जाओ जो पहले से और भी अच्छा हो, जो आपको आपके लक्ष्य में आपको ऊंचाई दे। इस कामना के साथ मैं आपका बहुत आभारी हूँ। आप इस कार्यक्रम में आए, मिलेंगे हम। जी सर। धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका आशीर्वाद रहना चाहिए। थैंक यू सो मच सर। सर। आपसे ओके, मिलने की आशा करते हैं फ्यूचर में। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू।